बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डीजी खान कैंपस। आज हम चैप्टर नंबर 4 का 18 लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का लास्ट और आखिरी यानी चौथा टॉपिक है और इसका जो टाइटल है वो है जी मेटेलिक सॉलिड्स। इससे पहले हम 3 सॉलिड्स आयोनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अब हमने मेटेलिक सॉलिड्स और इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हमने थोड़ा सा समझना है और इसको डिस्कस करना है। मेटेलिक सॉलिड्स, अगर आप मेटेलिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जो थ्योरीज हैं वो दी गई हैं। तो इनमें से जो 3 थ्योरीज हैं जो मेटेलिक सॉलिड्स को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर जाती हैं, वो 3 थ्योरीज जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सबसे पहले नंबर पर है कि मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो पहली थ्योरी दी गई थी वो थी जी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का पूल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। या इलेक्ट्रॉन गैस का भी मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स गैस के पार्टिकल्स की तरह बहुत हद तक फैले हुए होंगे, काफ़ी हद तक डिस्पर्स्ड होंगे। तो ये दोनों नाम जो है वो एक ही चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये थ्योरी जो है वो ड्रूड ने जो है वो दी थी और इसको लॉरेन ने 1923 के अंदर मजीद उसने इसको एक्सटेंड किया था, मजीद उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब इस थ्योरी के मुताबिक हर एक मेटल क्रिस्टल के अंदर जो एटम है वो अपने तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके जो एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहां पर आ जाते हैं और एटम्स के दरमियान खाली जगहों पर आने की वजह से वो उन जगहों को भर देते हैं जिसे हम पूल या गैस का नाम दे देते हैं। अब इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज मेटल के जो आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन पूल या गैस के साथ या इलेक्ट्रॉन की गैस के साथ जो है वो बाउंड जो है या उनके साथ हेल्ड टुगेदर यानी उसके साथ जुड़े हुए हमें नजर आते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो डेफिनेट पोजीशंस जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, डेफिनेट पोजीशंस पर मखसूस पॉइंट्स पर ये मौजूद होंगे और इनका जो डिस्टेंस होगा वो मेजरेबल होगा, यानी आप उसको आसानी से जो है वो मालूम कर सकते हैं उसके दिए गए क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो पहली थ्योरी इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जिसे ड्रूड और लॉरेन ने जो है वो प्रपोज किया था, इसके मुताबिक कोई भी जो मेटेलिक सॉलिड है उसमें मेटल के जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूल या गैस बना देते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उनमें से रिमूव होते हैं तो जो आपके मेटल के एटम हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस या बॉन्डिंग जो है वो शो करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी भी एक इंडिविजुअल आयन के साथ या किसी भी पेयर ऑफ आयन के साथ यानी किसी भी जोड़े के साथ अकेला अटैच नहीं होगा, बल्कि ये सारे के सारे क्रिस्टल के साथ एट अ टाइम जो है वो अटैच हो सकता है और ये किसी भी आपके पॉजिटिवली चार्ज मेटल के आयन के ज़ेरे असर आ सकता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्री टू मूव होते हैं, आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनमें जो फोर्स होगी जो इन मेटल कैटाइन को और इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जोड़ कर रखेगी, तो उस फोर्स को या उसके असर को जो है वो आप नाम दे देंगे किस चीज का, मेटेलिक बॉन्ड का। अब मेटेलिक बॉन्ड सादा अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं वो पॉजिटिव जो आपके मेटल के आयंस हैं उनके साथ अट्रैक्शन शो करेंगे और इस अट्रैक्शन को नाम दे देंगे मेटेलिक बॉन्ड का और इसी से मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं वो वजूद में आएंगे। ये आपकी पहली थ्योरी के मुताबिक एक कॉन्सेप्ट है। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक मेटल का लैटिस है, यानी मेटल की इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देखें तो सेंटर में आपके मेटल के पॉजिटिवली चार्ज आयंस आपको नजर आ रहे हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द
इन एम्प्टी स्पेसेस में या जो दरमियान में जगह है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, यानी ये एक पूल बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस की फॉर्म में सेपरेटेड है। तो यही वजह है कि इनको आप इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी कहते हैं, यानी आपको बाहर से देखने से ऐसे नजर आता है अपेरेंटली कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल है और इसमें आपके जो न्यूक्लियस हैं या जो पॉजिटिवली चार्ज आपके मेटल के आयंस हैं वो इनमें सिंक्ड हैं, यानी इनमें डूबे हुए हैं। फिर सेकंड नंबर पर है जी हमारे पास एल पॉलिंग जो है, इसने मेटेलिक बॉन्ड को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे वीबीटी कहते हैं, ये वीबीटी आपने छठे चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़नी है। तो उसने कहा कि मेटेलिक बॉन्ड जो है ये वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक मेटेलिक बॉन्ड जो है इसको कोवेलेंट इन कैरेक्टर यानी कोवेलेंट तर्ज अमल का बॉन्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज्ड नहीं होंगे, यानी वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, एक आयोडीन का दूसरे आयोडीन के साथ जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक आयोडीन ने शेयर किया है वो लोकलाइज्ड है, यानी वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन एल पॉलिंग के मुताबिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि बॉन्ड बनाने के बाद मेटेलिक सॉलिड्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज नहीं रहते, यानी वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, यानी वो डीलोकलाइज्ड होंगे। उसके बाद तीसरी जो थ्योरी है वो है जी एमओटी, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। तो इसे रिसेंटली जो है वो मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किया गया। इस थ्योरी के मुताबिक ये समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो लोकलाइज्ड होंगे, यानी एक ही जगह पर वो फिक्स होंगे, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। यानी आपके पास दो तरह के सेट्स हो जाएंगे, एक लोकलाइज्ड सेट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और वो कंप्लीट फिल होंगे, और दूसरे नंबर पर आपके डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और वो कंप्लीट फिल नहीं होंगे, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इससे आपका मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये कहा कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ये डिफरेंट बैंड्स की फॉर्म में, मुख्तलिफ पट्टियों की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं बैंड्स की बेस पर इसे बैंड थ्योरी का भी नाम दिया जाता है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपके डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि एक्सटेंड होते हैं यानी फैले हुए होते हैं पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है। तो हम इसको कुछ फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस स्टेट्स, के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा मिक्सचर जो कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड स्पेस स्टेट्स में जो आपके पार्टिकल्स होंगे उनके जुड़ने से बनेगा, और ये जो स्टेट्स होंगी वो एनर्जी की स्टेट्स होंगी और इन्हें आप बैंड्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, यानी ये मुख्तलिफ जोन्स की फॉर्म में, मुख्तलिफ रीजन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और ये जो बैंड होंगे इसी की वजह से हम इस थ्योरी को नाम फिर दे देते हैं बैंड थ्योरी का, और यही बैंड्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस तरह से होंगी, यानी उनके दरमियान जो गैप होगा, जो उनके दरमियान फासला होगा, यानी एक आपका बैंड जो बनेगा, एक एनर्जी का जो रीजन बनेगा, उसी की बेस पर आप मेटल की या किसी भी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिटरमाइन कर सकते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल्स की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो चूंकि मेटल जो है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, यानी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल की दोनों साइड्स पर अप्लाई किया जाएगा तो ये करंट को जो है या इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जो है वो आसानी से मूव कर देंगे, और यही वजह है कि मेटल की बनी हुई जो तारें हैं या मेटल के बने हुए ब्लॉक्स हैं या मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ है उसमें से करंट जो है वो आसानी से गुजर जाता है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। उसकी वजह क्या है?
देखें, अगर आप मेटल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, हालांकि कॉमन सेंस ये कहती है कि भी जितनी ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ इसमें जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आइंस मौजूद होते हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अपनी मीन पोजीशन के अप एंड बिलो या टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है हाई टेम्परेचर की वजह से हिंड्रेंस जो है वो क्या करती है, फेस करती है। और इस हिंड्रेंस की वजह से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव नहीं कर पाते, उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है या किसी वजह से रुकावट आ जाती है उनकी मूवमेंट में। तो यही वजह है कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की कंडक्टिविटी जो है, करंट को गुजारने की जो सलाहियत है वो कम होती जाती है, क्योंकि हिंड्रेंस जो है या जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए, यानी थर्म की यानी हीट की बात की जाए, तो वो भी मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से और तेजी से जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। इसकी वजह भी वही सेम है कि भी मेटल जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर आप मेटल के एक सिरे को यानी मेटल का रॉड लें और उसकी किसी एक साइड पर जो है आप टेम्परेचर लगा दें या बर्नर लगा दें, तो उस बर्नर की जो हीट है उस मेटल के रॉड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इन्हीं एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूव होती जाएगी। और ये जो हीट है, जो हीट एनर्जी होगी, वो एक एटम से दूसरे एटम में और दूसरे एटम से तीसरे में और इसी तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या चाहे आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी हो, चूंकि इसमें फ्री चार्ज कैरियर जो है वो मौजूद होते हैं और यही जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एक वजह बनते हैं। जब आप मेटल को क्या करें, फ्रेशली कट करें, यानी अगर उसके किसी भी टुकड़े को काटें तो उसमें आपको मेटेलिक लिस्टर जो है, मेटेलिक शाइन जो है वो नजर आती है, चमकीली सतह आपको नजर आती है। उसकी भी एक वजह है, ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है या इसमें मेटेलिक लिस्टर पाई जाती है। इसकी वजह यह है कि जैसे आप मेटल के फ्रेश पीस को काटती हैं तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेशन शो करते हैं, यानी वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं। जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये नैनो सेकंड्स के लिए या माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो इस ड्यूरेशन में जब मेटल के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब इन पर पड़ती है तो ये एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे और इससे इनकी क्या होगी, डी एक्साइटेशन, यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड हुए थे उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या सम टाइम ये सारी की सारी उसी एनर्जी को ये इमिट भी कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन। यानी लोअर स्टेट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाना एक्साइटेशन है और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना और इस दौरान सम अमाउंट ऑफ लाइट या सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना, ये अमल क्या कहलाता है, डी एक्साइटेशन। तो इसके नतीजे में जो डी एक्साइटेशन होती है, हमें मेटल का जो कट सरफेस है वो चमकीला जो है वो नजर आता है, तो जिसकी वजह से कहा जाता है कि मेटल जो है वो शाइनिंग सरफेस रखती है या इसमें मेटेलिक लस्टर है। मेटल जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल हैं, यानी ये वर्क पजीर हैं और तार पजीर हैं। यानी अगर आप मेटल्स को हीट करें, मेल्ट करें, पिघलाएं, गर्म करें, गर्म करने से इनके पार्टिकल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और जब इन पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, यानी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, फोर्स लगाई जाएगी या इनकी प्रेसिंग की जाएगी या हैमरिंग की जाएगी, यानी इन पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए या इनकी हैमरिंग की जाएगी, तो इनको एक शेप से दूसरी शेप में यानी शीट्स में या इनको वायर्स के अंदर जो है वो चेंज किया जा सकता है। लेकिन इस दौरान मेटल के अंदर किसी किस्म की फ्रैक्चरिंग जो है या किसी किस्म की जो ब्रेकेज जो है वो नहीं होगी। तो मेलिएबल और डक्टिलिटी जो है ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप देख सकते हैं
कि डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है कि जब आप नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं मेटल की, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से फिक्स्ड पोजीशंस में मौजूद हैं। लेकिन जब आप इस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये जो इसके फिक्स्ड पार्टिकल्स थे उनकी पोजीशन में क्या आ गई है, तब्दीली। तो इस चेंज की वजह से आप एक मेटल को एक से ज्यादा शक्लों में चेंज कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं जी कि मेटल जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्या है। तीसरा है जी इनमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है वो क्या है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ाने से कम क्यों होती है। तो ये भी बेटा सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसी लेक्चर को फिर से दोबारा सुन लें, आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ जाएंगी। फिर भी बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप करके आसानी से जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।